आपके नोट्स में ये चीज़ चैप्टर 17 मेंशन है और इसका नाम है इंडियन पार्लियामेंट। तो बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट क्या है, कैसे फंक्शनिंग करती है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है, इसमें जो वेरियस चीज़ें हैं, वेरियस प्रोसीजर्स हैं, एवरीथिंग अबाउट इंडियन पार्लियामेंट, कैसे फंक्शनिंग होती है, बिल कैसे पास होते हैं, फाइनेंस बिल क्या होता है, बजट क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद कैसे उसके अंदर जो है लोग जो हैं चुने जाते हैं, कितने साल के लिए रहते हैं, क्या डिस्क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स हैं, लोकसभा के स्पीकर कौन होते हैं, राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं, इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि पिछले 2 लेक्चरों में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जब बात करी थी, हम लोगों ने सारे आर्टिकल्स देखे थे। इसमें हम लोगों ने सबके सभी देखे थे कि कैसे इलेक्शन होता है, कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है, क्या महाअभियोग या कैसे जो है इन सब चीज़ों का प्रोसीजर है, सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होते हैं, क्योंकि इंसिडेंटली हमारा जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है अगले आने वाले 1 महीने के अंदर 2 इलेक्शन हमारे सामने हैं, उसके बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो पहली चीज़ समझ लीजिए कि भाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइज क्या करती है, क्या लोकसभा और राज्यसभा को मिला के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनती है या कुछ और कंपोनेंट भी होता है इसके अंदर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, एक सारी तीनों चीज़ें मिला के जो है, तीनों कंपोनेंट्स मिला के जो है हमारी पार्लियामेंट पूरी होती है। शुरुआत करते हैं, मेन कंटेंट मूव करते हैं। तो देख सकते हैं द पार्लियामेंट इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, जो कानून बनाती है, लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ बनाती है, ठीक है। लॉ बनाने की सबसे सुप्रीम बॉडी है। इट कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द हाउसेस। हाउसेस का मतलब क्या है, राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, एंड लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। अच्छा, इनका एक और नाम है, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कह सकते हैं और लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या कॉम्पोजिशन हुआ इन टोटलिटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर अपर हाउस, लोअर हाउस, या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के आपसे कोई पे से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसमें एलिमिनेट भी कर देगा कोई चीज़ ऐड भी कर सकता है। तो यू शुड आइडेंटिफाई कि यार ये चीज़ इसमें नहीं होती एंड यू हैव टू मार्क योर आंसर करेक्टली। मूविंग अहेड, द प्रेसिडेंट इन हिज रोल एज द हेड ऑफ लेजिस्लेचर हैज फुल पावर्स टू समन एंड प्रोवोक इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। द प्रेसिडेंट के पास जो पूरा हाउस होता है वो हेड लेजिस्लेचर के हेड होते हैं, उनके पास पावर्स होती है समन करना। समन मतलब क्या होता है, बुलाना, ठीक है। इसको आप ज़्यादा टेक्निकल में मत जाओ, वो बुला सकते हैं, प्रोरोक कर सकते हैं, प्रोरोक मतलब कि पॉज कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ पॉजिंग को हम कह सकते हैं कि प्रोरोक कर सकते हैं, एंड डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दीज पावर्स ओनली अपॉन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करी थी आर्टिकल 75 के अंदर, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का मन कर रहा है कि यार ये लोकसभा में मज़ा नहीं आ रहा, चलो डिसॉल्व कर देते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उस पर्टिकुलर पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है उनको जो है प्रधानमंत्री कंसल्ट करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कंसल्ट करेंगे, मतलब काउंसिल में से तभी है पार्ट होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 और 122 ऑफ पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स प्रोड्यूसर ऑफिस प्रोसीजर्स, यहाँ पे कॉमन नहीं है, ऑफिस प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर एंड सो ऑन। तो मतलब बेसिकली कौन से पार्ट में डिफाइन किया गया है, पार्ट 5 है, और आर्टिकल कहाँ से आ रहे हैं, तो ये आपको नेटसेल में याद रखना है कि इसके अंदर ही सारा काम हो जाएगा, पार्लियामेंट के सारे प्रोसीजर सबको जो है। अच्छा, पार्लियामेंट को चलाने के लिए एक तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद रूल और प्रोसीजर्स होते हैं, फिर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन होती हैं, ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू जो है पार्लियामेंट हमारी पूरी फंक्शनिंग करती है। यहाँ तक मामला क्लियर है, ठीक है। मूविंग अहेड, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन। तो मैंने टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन, पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो एक मेल हो चाहे वो एक फीमेल हो। ही और शी मस्ट बी द इंडियन सिटीजन। ही शी मस्ट मेक अ सब्सक्राइब टू एन ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। मतलब एक ओथ है, मतलब इलेक्शन कमीशन के आगे एक ओथ अफर्मेशन देनी पड़ेगी, यस आई एम इंडियन सिटीजन। In his oath or affirmation, he or she swears to bear the faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, and to bear true faith and allegiance to the Constitution of India. ये बेसिकली फेथ उनकी जो ओथ अफर्मेशन होती है आफ्टर इलेक्शन, ये इसके अंदर ये सारी ओथ ली जाती है कि हम भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत की संप्रभुता के प्रति हम लोग लॉयल रहेंगे। बिकॉज जिस पोजीशन पे ये लोग होते हैं वो पोजीशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लायबिलिटी भी, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए इस तरह की ओथ जो है पहले दिलवाई जाती है।
ही शी मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स इन द एज केस ऑफ राज्यसभा, मतलब अगर आपको राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, आप राज्यसभा में जाना है तो 30 साल की मिनिमम एज चाहिए। वहीं अगर आपको लोकसभा में जाना है तो 25 साल की आपको आपकी एज कम से कम होनी चाहिए। द पार्लियामेंट हैज लेड डाउन द फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन वाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं, गवर्नेंस के अंदर हम 2 एक्ट्स पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड 52। तो 1951 का जो एक्ट है फर्दर कुछ बातें बोलता है कि ये सब तो होना ही चाहिए, पर एक साथ कुछ और भी होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बात करता है। तो क्या बोलता है कि वो जो है जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है एज ए इलेक्टर होना चाहिए। अब ये किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अगर आप गाजियाबाद में इलेक्टेड हो तो आप लखनऊ का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। देन फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ के लिए बात बोली गई है, बट दिस रिक्वायरमेंट दैट कैंडिडेट कंसिस्टिंग इलेक्शन टू राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी इलेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और डिस्पेंड विद इन 2203। अच्छा, एक चीज़ थी कि राज्यसभा का आप इलेक्शन लड़ रहे हो और उसी स्टेट के मेंबर होने चाहिए, उसी स्टेट में आप इलेक्टर होना चाहिए, ये चीज़ भी थी, बट दैट हैज बीन स्क्वाश्ड इन 2003, ठीक है। पहले ये चीज़ थी कि राज्यसभा का लड़ाई लड़ रहे हो, इलेक्शन लड़ रहे हो तो आप उस स्टेट के एटलीस्ट मेंबर होने चाहिए, पर ये चीज़ स्क्वाश कर दी गई है। इन 2000 सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी इन दिस चेंज, ही शी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। अच्छा, अगर कोई इंसान शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की सीट के लिए या विमेन की सीट के लिए कर रहा है, ठीक है, विमेन की सीट को हम अलग से बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति या कोई मैडम अगर लड़ना चाहती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की सीट से, उन सीट से जो कि रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो उनको उस कम्युनिटी का होना जरूरी है। बट अगर कोई जनरल सीट है उस पर भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंसान लड़ सकता है, उसके लिए वो चीज़ जरूरी नहीं है। गुड मॉर्निंग, ये चीज़ याद रखिएगा। क्या कहा मैंने? अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट की सीट से लड़े तो उसके लिए वो चीज़ उनको उस कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अगर चाहते हैं कि जनरल सीट से लड़े तो उनके लिए वो चीज़ वो पॉइंट नहीं है। सिमिलरली विमेन की सीट के लिए विमेन इज इंपॉर्टेंट, बट विमेन जो है जनरल सीट से भी लड़ सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा। एनीबडी बीन टू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ओल्ड वन? कहीं पार्लियामेंट के अंदर जाने का मौका मिला? नई वाली में तो नहीं मिलेगा, पुरानी वाली में तो आप म्यूजियम बना दीजिएगा, जाना जरूर, ठीक है। क्या फ़ायदा होता है जाके, जब आप विजुलाइज करते हो चीज़ों को आप ज़्यादा बेटर समझते हो। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ठीक है, जो पूरा लुटियन जोन है, राष्ट्रपति भवन है, मुगल गार्डन खुलता है, अब तो खैर बंद हो गया है, मुगल गार्डन जाइए। अगर आप दिल्ली में हैं, आसपास हैं, तो आपको ये सब जगह विजिट करनी चाहिए कम से कम एक बार एटलीस्ट, ठीक है। तो हम राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस के बारे में बात करते हैं। तीनों एक ही का नाम है और तीनों को हम इंटरचेंज या स्वैपिंग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जब हम कर सकते हैं तो यूपीएससी भी डेफिनेटली ये काम करता ही करता है, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स, 250 मेंबर्स ही होंगे, 250 मेंबर्स ही होंगे। इनमें से 238 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे और 12 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो क्या है राज्यसभा कॉम्पोजिशन? 250, 12 एंड 238, ठीक है। 238 जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन रिसेंटली हुआ था, इस पर आयुष ने प्रेजेंटेशन भी दी थी, द सेम प्रोसीजर दे हैव टू फॉलो। और जो 12 मेंबर्स हैं, दीज पीपल आर बीइंग नॉमिनेटेड, दीज पीपल आर नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। नॉमिनेटेड का मतलब कि उनको नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। देन आफ्टर द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा एंड द स्टेट्स ऑफ इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, राज्यसभा की कितनी सीट्स होंगी? अच्छा, क्या ये बढ़ाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ किस बारे, इस चीज़ का जिक्र कहा गया तो भारत का संविधान का जो 4th शेड्यूल है, इट टॉक्स अबाउट कि कैसे सीट्स का एलोकेशन किया जाए। देन आफ्टर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोला? जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट में राज्यसभा में, जो इलेक्टेड मेंबर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। सपोज करो कि राजस्थान में इलेक्शन हुआ तो राजस्थान के जितने एमएलए हैं उसमें वोटिंग करेंगे। इसी में हमने देखा क्रॉस वोटिंग भी हुई है पीछे महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र का एपिसोड देखा इस टाइम बड़ा ही दिलचस्प है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, क्या हुआ? बहुत पहले चल रहा है, जब से बीजेपी और एनसीपी का कोलिशन था। हाँ। फिर वो वहां से टूटा, मतलब बीजेपी पावर में आ जाती थी और उसके बाद जो है शिवसेना एनसीपी का। नहीं, एक्चुअली इस लड़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं इस बारे में। तो द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, ठीक है, दैट इज अनदर फैक्ट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा इंडायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब इंडायरेक्ट कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब वही सब चीज़ें हैं इसके अंदर।
द इलेक्शन इज ऑल्सो हेल्ड इन अकॉर्डेंस टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। ओनली 9 आउट ऑफ 9 यूटीज, 9 नहीं हो गया, अब चेंज हो चुका है, 11 हो चुका है। ओनली दिल्ली एंड पुदुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन एज ऑफ नाउ इन राज्यसभा, ओनली दिल्ली एंड, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अदर 5 यूनियन टेरिटरीज आर टू स्मॉल, 5 नहीं, इसको 7 कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी 2 में जो है काम चल रहा है अभी, तो पॉसिबली अगले साल या अगले साल हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आना चाहिए। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स राज्यसभा फ्रॉम द पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। देन भाई तेंदुलकर वाज MP। क्रिकेट इज एन आर्ट और सोशल सर्विस, और लिटरेचर और साइंस। यस करेक्ट, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा जो है पहली बात नॉन डिसॉल्वेबल बॉडी है। लोकसभा जो डिसॉल्वेबल बॉडी है, लोकसभा में हर 5 साल में पूरे इलेक्शंस होते हैं, थ्रू आउट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। बट अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा जो है नॉन डिसॉल्वेबल बॉडी है, 6 साल तक इसका टेन्योर होता है। मतलब कोई भी अगर MP बनता है, अगर वो रिजाइन नहीं करता, उसकी डेथ नहीं होती या उसे निकाला नहीं जाता इन तीनों केसेस के बाद भी, तो वो 6 साल तक मेंबर रहेगा और वो n नंबर ऑफ टाइम जो है री इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होता है। री इलेक्शन का मतलब होता है फिर से इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, चलिए ठीक है, 6 साल के लिए। पहले जब फर्स्ट जो हमारी जो लोग राज्यसभा बनी उसमें हमने 250 मेंबर सेलेक्ट कर लिए, तो 1/3 को रिटायर करना होता है इसके अंदर। तो 2 साल बाद कैसे रिटायर किया गया था? लॉटरी सिस्टम लगाया गया, लॉटरी में नाम लिखा सबका, जिसका नाम है रिटायर होते गए। और कमाल की बात है, रिलेक्ट होकर वापस भी काफी सारे आ गए थे, क्योंकि यार उस समय राज्यसभा का इलेक्शन, आज भी यार आम आदमी के बस के बाहर की बात है, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो, आप पॉलिटिकली पार्टी में काम नहीं करो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप जो है राज्यसभा में चले जाओ, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। अच्छा, री इलेक्शन जो है, क्या आपको लगता है कि री इलेक्शन को हमें स्टॉप करना चाहिए? एक पॉलिटिकल डिबेट की बात करते हैं। जो री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जैसे हम US में देखते हैं, बराक ओबामा ने कितना भी अच्छा गलत काम किया हो, पर 2 साल के बाद, 2 बार टर्म के बाद वो नहीं है। इससे क्या होगा? दूसरे को परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। ये है, बट जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो भी अपने आप एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, दोनों ही चीज़ें हैं। बट एट द सेम टाइम अगर एक ही इंसान एक ही कुर्सी पे बहुत साल तक रह लेता ना, तो इट्स सॉर्ट ऑफ एक तरह की उसकी सुप्रीमेसी बनती जानती है। इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग का सिस्टम हमारे देश के अंदर है, और ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ी आसान नहीं होती, बड़ी दुखदायी होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बच्चे, उनको पता है हर 2 साल 3 साल में घर चेंज करो, है ना, नए माहौल में जाके एडजस्ट हो, नए शर्मा अंकल वर्मा अंकल बताओ क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। यस, द पार्लियामेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1958 प्रोवाइडेड दैट द टर्म of office of a member of Rajya Sabha shall be for 6 years. It has also President of India to curtail the term of member chosen in the first Rajya Sabha. The first batch was decided by the lottery system. Further, the act authorized President to make provision to govern the order of retirement of the members. President के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, उनमें से ये पावर्स होते हैं कि वो गवर्न कर सकते हैं, बट बेसिकली ऐसा आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है। पहली दूसरी लोकसभा, पहली और दूसरी राज्यसभा के अंदर, क्योंकि पहले क्या हुआ, अगर 250 सेलेक्ट हुए तो 250 में से 1/3 गए आपके 2 साल बाद, और 4 साल बाद फिर से जो है जो निकल चुके थे उनको हटा के बाकियों का लॉटरी किया गया, उसमें से निकल चुके थे, ठीक है। तो इस तरह से लोगों को रिटायर किया गया। अच्छा, स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उनको एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी कहा जाता है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसलिए वो एक्स ऑफिशियली इनका, अगर हम देखें तो स्पीकर का इलेक्शन होता है, राज्यसभा लोकसभा का जो लीडर होता है, लोकसभा का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको चेयर किया जाता है, उसको स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है दैट इज इलेक्टेड। बट अगर हम बात करें इनकी, क्या बोलते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं, तो वो इलेक्टेड नहीं होता, वो सिलेक्टेड होता है। वो एक्स ऑफिशियल इसलिए होता है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा वो डायरेक्टली ही इस कुर्सी के दावेदार होगा, इसलिए उनको एक्स ऑफिशियल लगाया जाता है, और इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं लगता है, ठीक है। स्पीकर डिसाइड वेदर द बिल इज मनी। अच्छा, स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन में क्या डिफरेंस होता है कि स्पीकर के पास पावर होती है कि वो बिल को डिसाइड करे कि मनी बिल है कि नहीं है, और इनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, ठीक है। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। स्पीकर अगर दोनों हाउसेस में अगर कोई बिल को लेकर टसल हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग को समन किया जाता है, और उस जॉइंट सिटिंग को जो है स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, ना कि राज्यसभा के चेयरमैन। फाइन। अनलाइक द स्पीकर हु इज अ मेंबर ऑफ हाउस, चेयरमैन जो होता है मेंबर ऑफ हाउस नहीं होता, स्पीकर होता है मेंबर्स के अमंग से ही चुना जाता है,
ठीक है। बट जो राज्यसभा चेयरमैन होता है बाय डिफॉल्ट वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड पर्सन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, ये पता है आप लोगों को। द चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अच्छा, जब मान लिया कि एक बिल पे चल रही राज्यसभा लोकसभा चल रही है, तो चेयरमैन जो होगा वो अपनी जो चेयरमैन इवन इन स्पीकर ऑल्सो वो अपनी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे, लास्ट में वोट करेंगे, ताकि वो है ना जो टसल है वो टूट जाए, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ राज्यसभा एज इट चेयरमैन व्हेन रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल कंसिडरेशन। मतलब स्पीकर का रिमूवल का अगर कंसिडरेशन में होगा रेजोल्यूशन तो वो बैठ सकता है, बट ये नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो एनी आइडिया हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी तक पत्ते खोले नहीं वैसे तो पार्टीज ने, कौन होना चाहिए? हाँ नहीं, वो मजा क्या, पावर्स कितनी है? डोंट पुट रिलीजन ओवर हियर, बट एज फार एज दिस थिंग इज दैट कि अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आई कैन इमेजिन कि आरिफ मोहम्मद खान का नाम इसके अंदर आ सकता है, जो केरला के गवर्नर है। आई कैन इमेजिन, मैं कह सकता हूँ जिस तरह चल रहा है, या फिर हो सकता है कि मुख्तार अब्बास नकवी का नाम आ सकता है इसके अंदर। लेट अस सी क्या होता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि द्रौपदी मुर्मू का नाम आ जाएगा, जो कि ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ बिल्कुल ही दूर दूर तक कहीं नाम, जैसे रामनाथ कोविंद का नाम किसी का नहीं पता था, ठीक है। और अब्दुल कलाम का नाम भी बीजेपी ही लेके आई थी 2002 में। अब्दुल कलाम को तो खैर दोबारा भी मौका दिया गया था, बट ही इज डिनाइड कि नो आई डोंट वांट टू, ठीक है। नाउ डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड राज्यसभा इटसेल्फ अमंग इट्स मेंबर्स व्हेनेवर द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन फॉल वैकेंट द राज्यसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर फॉर हिज वैकेंसी। राज्यसभा के मेंबर से जो है डिप्टी चेयरमैन का, अब देखते हुए कि हमेशा वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे बैठ के प्रिसाइड नहीं करते हैं, तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड नहीं कर रहे होते चेयर को, तो उसकी जगह पर डिप्टी चेयरमैन बिठाया जाता है, और जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो अमंग द मेंबर इलेक्ट किया जाता है। और इन केस वो डिप्टी चेयरमैन की कुर्सी खाली हो जाती है, खाली क्यों होगी? छुट्टी पर हैं, बीमार हैं, आ नहीं पा रहे हैं, अब्सकॉन्डिंग है, रिजाइन कर चुके हैं, इन दैट केस इमीडिएटली जो है उनको उस सीट को भरा जाता है, ठीक है। द डिप्टी में वेकेट हिज ऑफिस इन द फॉलोइंग 3 केसेस, सीजर्स टू बी। अच्छा, राज्यसभा के मेंबर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन कैसे बचेंगे? रिजाइन बाय राइटिंग टू चेयरमैन, मतलब हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को रिजाइन में दे दिया कि भैया मैं और नहीं कर सकता, रिजाइन कर दिया। रिमूव बाय रेजोल्यूशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। वो 14 दिन का नोटिस देके जो राज्यसभा के लोगों ने नोटिस दिया कि भैया आप हटो, आपकी जरूरत नहीं है, तब इन 3 केसों के अंदर उनको हटाया जा सकता है। अदर क्या केस हो सकते हैं? एब्सकॉन्डिंग, इल, नॉट एबल टू डिस्चार्ज ड्यूटी और डेथ, ठीक है। The deputy chairman performs the duty of chairman office when it is vacant, when the vice president acts as president or discharges the function of president, ठीक है। ये एक लाइबिलिटी होती है जो कि एक तरह से बाइंडिंग है, कि जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, उस समय जो है डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा को पूरा हैंडल करते हैं, ठीक है। उस समय राज्यसभा को पूरा हैंडल करते हैं। ही ऑल्सो एक्ट एज अ चेयरमैन व्हेन लेटर इज एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग हाउस। In both cases, he has all the power of chairman. It should be emphasized that here deputy chairman is not a subordinate to chairman. He is directly responsible to the Rajya Sabha. मतलब जो deputy chairman है वो subordinate system में नहीं है, वो replacement से swapping system में है, ठीक है।